आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो क्लास में हम आपको मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद, कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताएंगे। मंत्रिपरिषद में कितनी प्रकार के मंत्री होते हैं, इसके साथ साथ अनेक प्रश्न और अंत में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर होता है, इस प्रश्न का हल खोजेंगे। मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल को इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं और मंत्रिपरिषद को द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। इस क्लास में हम आपको जिन प्रश्नों के बारे में बताएंगे उनमें प्रमुख हैं कि सबसे पहले मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर क्या होता है, मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को रखा जा सकता है, उनकी संख्या क्या होगी, मंत्रियों को कार्य कौन आवंटन करता है, प्रोसेस क्या है, किसे मंत्री चुना जाता है, और अंत में इस प्रश्न का समाधान खोजेंगे, क्या सदन के बाहर का सदस्य मंत्री बन सकता है। सदन के बाहर का सदस्य यानी वह सदस्य लोकसभा का नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, तो क्या मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान के संदर्भ में सबसे पहले आप अनुच्छेद 74(1) देखेंगे। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का प्रमुख है उसे सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये स्पष्ट है कि राष्ट्रपति संवैधानिक दृष्टि से कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। तो 74(1) में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। अनुच्छेद 75 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है, सामान्य रूप से उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सामान्य रूप से वो अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे और वे लोकसभा के नहीं अपितु राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन सामान्य रूप से लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और ये जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, और उनकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि मंत्रियों के प्रकार, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो पहले आप ये बात स्पष्ट कर ले दिमाग में कि संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। मंत्रियों के प्रकार, मंत्रियों का वर्गीकरण, इनका कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें कि मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री हमें दिखाई देते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री,
राज्य मंत्री में दो कैटेगरी होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और तीसरा राज्य मंत्री और चौथा उपमंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज, स्टेट मिनिस्टर एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ये चार प्रकार के मंत्रियों का जो हमारे यहाँ व्यवस्था है, ये व्यवहार में इस प्रकार का वर्गीकरण हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख है 74(1) में, ये बात दिमाग में रखना है। अब इनमें अंतर क्या होता है कि कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेने का जिनको अधिकार होता है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें हिस्सेदारी करने का उनको अधिकार होता है और सामान्य रूप से यही हमारा मंत्रिमंडल कहलाता है। इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री ये कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होते, स्वतंत्र प्रभार यानी इनको विषयों का आवंटन प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं और इनको कार्य का आवंटन भी कैबिनेट मंत्री ही करता है। उपमंत्री या तो कैबिनेट मंत्री के अधीन होगा या राज्य मंत्री के अधीन होगा और इनको जो इनका विषय है, इनका कार्य है, इनका विभाग है, वो इनसे संबंधित मंत्री ही करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन मंत्रियों में, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है विद्यार्थियों के लिए। तो ये बात दिमाग में रख लीजिए कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी अवधारणा है। आप अगर इसको इस तरह से समझें कि ये पूरा मंत्रिपरिषद है, इसमें जो हमारे कोर मिनिस्टर्स हैं, प्रमुख जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो ये हो गए कैबिनेट मंत्री। इसके बाद हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो जाते हैं, इसके बाद हमारे राज्य मंत्री हो जाते हैं और ये हमारे उपमंत्री हो जाते हैं। ये हमारे राज्य मंत्री और ये हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है मंत्रिमंडल, लेकिन ये मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख विषयों पर जो बैठक होती है वो मंत्रिमंडल की ही होती है। जैसे 352 हमारा आपात अनुच्छेद है, जब आवश्यकता पड़ती है तत्काल बैठक होती है तो मंत्रिमंडल की बैठक होती है। तो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का एक भाग ही है जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो ये अंतर आपको समझ में रखना है। ये पूरा हमारा मंत्रिपरिषद है और ये हमारा मंत्रिमंडल है जिसको कैबिनेट कहते हैं और मंत्रिपरिषद को द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। तो ये अंतर आपको समझ के रखना है। अब अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर एक बात बहुत स्पष्ट रखना है दिमाग में कि दो स्थितियां बनती हैं, 2003 और 2003 के पहले और 2003 के बाद। 2003 के पहले ये व्यवस्था थी कि प्रधानमंत्री कितने भी सदस्य को मंत्री बना सकता था, किसी संख्या का उल्लेख नहीं था। लेकिन 2003 में एक संविधान संशोधन होता है और वो संविधान संशोधन है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। और इस संविधान संशोधन में ये कहा गया कि लोकसभा की जो संख्या है, लोकसभा की कुल संख्या का 15% व्यक्ति ही इसके मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की
कुल संख्या, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल संख्या का 15% प्रधानमंत्री सहित, ये बात ध्यान में रखना है, प्रधानमंत्री सहित कुल 15% ही सदस्य हो सकते हैं। यानी अगर आप ऐसा देखें, वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या जो है वो 545 है, 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं, तो 543, इसमें 530 राज्यों के लिए और 13 संघ शासित प्रदेशों के लिए। तो 543 का 15% ही वो लगभग आपका आएगा 81, यानी 81 सदस्य ही अधिकतम प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा होगा, मंत्रियों के कार्यों का आवंटन कौन करता है? तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, 4 प्रकार के मंत्री में कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं। राज्य मंत्री में 2 प्रकार बताया, एक स्वतंत्र प्रभार। इनको जो कार्यों का आवंटन है ये प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इसके बाद जो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री जिस कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन है, तो वो कैबिनेट मंत्री इनको कार्य का आवंटन करेंगे। उपमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के अधीन है, वो कैबिनेट मंत्री संबंधित कैबिनेट मिनिस्टर, और जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं जिनके अधीन है, वो इनके कार्यों का आवंटन करेंगे। तो इस प्रकार से मंत्रियों के कार्यों का आवंटन होता है। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि किसे मंत्री चुना जाता है, मंत्रिपरिषद में किसे मंत्री बनाया जाता है? तो सामान्य रूप से वे सदस्य, ये हम संघ की मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, पैरेलल में राज्य की भी मंत्रिपरिषद होती है, उसकी चर्चा अलग होगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में आपसे बातें हो रही हैं। तो किसे मंत्री चुना जाता है? सामान्य रूप से उन व्यक्तियों को जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्हें मंत्री चुना जाता है। अब ये जो मंत्री चुना जाता है, अगर लोकसभा का मंत्री है, लोकसभा से चुना गया है, तो राज्यसभा की कार्यवाही में भागीदारी कर सकता है, राज्यसभा में वक्तव्य देगा, राज्यसभा की यानी सदन की जो कार्यवाही है उसमें भागीदारी कर सकता है। लेकिन मतदान वो जिस सदन का सदस्य है वही करेगा। अगर मंत्री हमारा लोकसभा से संबंध रखता है, सदस्य है, तो मतदान यहाँ करेगा, राज्यसभा में नहीं करेगा। कार्यवाही में भागीदारी करेगा लेकिन मतदान में हिस्सेदारी नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक प्रश्न और उठता है, क्या सदन के बाहर का सदस्य मंत्री बन सकता है? तो आपका उत्तर होगा हाँ, बन सकता है, लेकिन वह व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 2 बातें ध्यान में रखना है, वो योग्यता रखता हो सदन का सदस्य बनने की, सदन का यानी लोकसभा या राज्यसभा का जो क्वालिफिकेशंस हैं, वो अगर वो योग्यता रखता है तो वो सदस्य बन सकता है। दूसरी बात, जब वो सदस्य बन जाता है, जब वो मंत्री बन जाता है, तो वो 6 माह तक ही मंत्री रह सकता है और 6 माह के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। यानी बाहर का व्यक्ति भी सदन मंत्री बन सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि वह सदन के सदस्य की योग्यता रखता हो, और जब वह मंत्री बन जाता है तो 6 माह के अंदर वह सदन का यानी ये लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी विद्यार्थी 1-2 बार इस क्लास को सुनेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों का उत्तर समझने का प्रयास करेंगे।